हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं संदीप चौहान और स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल EDU स्टार पे। तो फ्रेंड्स, इसके पहले हमने ट्रांसफार्मर में 3 लेक्चर देखे हैं। पहले लेक्चर में इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर देखा, उसके बाद वर्किंग प्रिंसिपल देखा, फिर आइडियल वर्सेस प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर देखा। आज ट्रांसफार्मर का है चौथा लेक्चर होगा और चौथे लेक्चर में हम EMF इक्वेशन देखेंगे ट्रांसफार्मर का, कि जो EMF इंड्यूस हो रहा है उसके प्राइमरी वाइंडिंग में और सेकेंडरी वाइंडिंग में उनका जो मान है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। इन सब सारी चीज़ों का हम स्टडी करेंगे। तो आज का लेक्चर जो होगा लेक्चर नंबर 4, उसमें हम EMF इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर देखेंगे और EMF इक्वेशन जो ट्रांसफार्मर का होगा उनको 2 मेथड से डिराइव करने का प्रयास करेंगे, 2 मेथड से उनको डिराइव करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला मेथड और देखते हैं कि EMF इक्वेशन जो है किन किन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। तो हेडिंग डालिए EMF इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। EMF इक्वेशंस ऑफ ट्रांसफार्मर। तो देखिए पहला विधि हम देखेंगे आज कि ट्रांसफार्मर में जो EMF जनरेट होता है उसे कैसे फाइंड आउट करें कि कितना EMF जनरेट हुआ है और वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। तो मेथड नंबर फर्स्ट देख लेते हैं कि मेथड नंबर फर्स्ट से कैसे ड्राइव करेंगे, उसके बाद फिर हम मेथड नंबर सेकेंड से देखेंगे। तो चूंकि हम जानते हैं कि जो ट्रांसफार्मर होता है उसके प्राइमरी में जो EMF इंड्यूस होता है वो सेल्फ EMF इंड्यूस होता है और फिर प्राइमरी के फ्लक्स द्वारा सेकेंडरी में जो EMF इंड्यूस होता है वो म्यूचुअल EMF इंडक्शन होता है और फिर म्यूचुअल EMF इंडक्शन के द्वारा जो फ्लक्स आता है फिर प्राइमरी में मैच्योर करता है। तो हम प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में देखेंगे कि प्राइमरी में EMF और सेकेंडरी में EMF क्या क्या जनरेट हो रहा है। तो चलिए देखते हैं। चूंकि हम लोग जानते हैं EMF फैराडे का जो लॉ है, फैराडे का लॉ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का जो नियम है उसमें हमने देखा है कि EMF जो जनरेट होता है, जो भी EMF किसी कॉइल में जनरेट होता है, यदि स्थिर कॉइल है और उसे लिंक करने वाला फ्लक्स परिवर्ती है तो जो उसमें EMF जनरेट होगा वो नंबर ऑफ टर्न पे डिपेंड करता है। नंबर ऑफ टर्न कितने हैं और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पे डिपेंड करता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न कितने हैं और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स क्या है, इन दोनों चीजों पे डिपेंड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं यदि हम रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स फाइंड आउट कर लें और टर्नों की संख्या से मल्टीप्लाई कर दें, गुणा कर दें, तो वहां से आपको EMF का इक्वेशन पता चल जाएगा। तो पहले मेथड में हम रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पता करेंगे, मीन्स फ्लक्स के परिवर्तन की दर क्या है, फ्लक्स परिवर्ती हो रहा है, कितने टाइम में कितना फ्लक्स परिवर्ती हो रहा है, इस चीज को ही बस ड्राइव करेंगे और वहां से हम EMF इक्वेशन प्राप्त करेंगे ट्रांसफार्मर का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चूंकि जब हम वोल्टेज सप्लाई करते हैं, ये ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी जहां पे सोर्स लगाया गया है और ये ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी जहां पे लोड कनेक्ट करेंगे। तो प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग पे वोल्टेज V दिया, V के कारण प्राइमरी वाइंडिंग में करंट I1 फ्लो किया, I1 और I1 के कारण फ्लक्स फाई जनरेट होता है, I1 के कारण फ्लक्स फाई जनरेट होता है और ये जो फ्लक्स फाई होता है इसका नेचर परिवर्ती होता है, परिवर्ती नेचर का फ्लक्स होता है। तो चूंकि हमने AC सर्किट में पढ़ रखा है कि जो भी सप्लाई वोल्टेज करते हैं, जो भी सप्लाई वोल्टेज हम प्राइमरी पे देते हैं उसका जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू होता है V इजिकल टू VM साइन ओमेगा टी, थीटा बोल सकते हैं इसे, ओमेगा टी ऐसे। अब देखिए ये वोल्टेज जो हमने दिया है प्राइमरी पे, इसी का रियल करंट भी है और इसी का रियल फ्लक्स भी है। तो जैसे करंट जो होगा वो भी टाइम के साथ परिवर्ती होगा और जो फ्लक्स होगा वो भी टाइम के साथ परिवर्ती होगा। तो हम
करंट का और फ्लक्स का भी ऐसे ही फार्मूला लिख सकते हैं। जैसे हमने वोल्टेज का लिखा है, अप्लाई वोल्टेज का V इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस कहने का मतलब कि किसी भी क्षण पे वोल्टेज की वैल्यू, ये AC सप्लाई है, ये हमने लिया वोल्टेज V, ये वोल्टेज V है, यहाँ पे 0 पाई, यहाँ पे वोल्टेज वर्सेस टाइम का एक डायग्राम हमने वोल्टेज वर्सेस टाइम का एक फेजर डायग्राम खींचा है, सिग्नल को दिखाया है। और यहाँ पे जो वोल्टेज का सिग्नल है, वोल्टेज सिग्नल जो है वो एक निश्चित समय अंतराल पे परिवर्तित हो रहा है। जैसे अभी इस पॉइंट पे आपको वोल्टेज पूछा जाए तो इस पॉइंट पे वोल्टेज की वैल्यू कुछ और है, यहाँ पे वोल्टेज पूछा जाए तो यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू कुछ और, यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू कुछ और। मीन्स जैसे जैसे ये जो टाइम अंतराल है, टाइम अंतराल बढ़ते जा रहा है, वोल्टेज की जो मान है वो परिवर्तित होते जा रही है, वोल्टेज की जो वैल्यू है वो परिवर्तित होते जा रही है। ये जो V होता है, स्मॉल v हमने लिखा है V इक्वल टू Vm sin ओमेगा में, ओमेगा टी में, ये जो स्मॉल v होता है ये किसी भी समय पे वोल्टेज की वैल्यू होती है। सिग्नल की जो वोल्टेज है उस वोल्टेज की वैल्यू होती है किसी भी टाइम पीरियड पे। यदि आपसे कोई पूछ ले कि 45 एंगल पे वोल्टेज का मान क्या होगा, 45 एंगल पे वोल्टेज का मान, यहाँ पे 45 एंगल रखेंगे और यहाँ से वोल्टेज का मान आसानी से निकाल लेंगे कि 45 एंगल पे वोल्टेज का ये मान होगा। 90 एंगल पे वोल्टेज का क्या मान होगा, तो 90 रखेंगे और 90 एंगल पे निकाल लेंगे। इंस्टेंटेनियस कहने का मतलब होगा कि किसी भी क्षण, किसी भी समय यदि आपसे पूछ लिया जाए, 45 पे पूछ लिया जाए, 30 पे पूछ लिया जाए, 90 पे पूछ लिया जाए, 120 एंगल पे पूछ लिया जाए कि इस एंगल पे वोल्टेज की क्या वैल्यू है या इतने टाइम पे वोल्टेज की कितनी वैल्यू होगी, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो ये जो होता है ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज होता है, किसी भी टाइम पे वोल्टेज की वैल्यू होती है। और यहाँ जो Vm लिखा हमने, ये मैक्सिमम वैल्यू होती है, वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू मीन्स मैक्सिमम कितना वोल्टेज हो सकता है। ये जो हमने सिग्नल लिया है वोल्टेज का, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। तो यहाँ पे देखिए सिग्नल में, यहाँ पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू यदि पॉजिटिव हाफ में देखें हम तो Vm यहाँ पे मिलेगा 90 एंगल पे। ऐसे ही यदि निगेटिव में देखें हम, नेगेटिव हाफ में देखें तो यहाँ पे Vm माइनस 270 पे मिलेगा, 270 एंगल पे। तो ये जो होता है Vm जो होता है ये मैक्सिमम वैल्यू होती है, तो जो हमने वोल्टेज लिया है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है Vm। और V जो होता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है, किसी भी क्षण वैल्यू क्या है, वोल्टेज की किसी समय पे वैल्यू क्या है। तो ऐसी सिग्नल जो होते हैं उनके लिए जो इक्वेशन होता है V इक्वल टू Vm sin ओमेगा, E इक्वल टू Em sin ओमेगा। यदि I के लिए लें तो I इक्वल टू Im sin ओमेगा t। ऐसे ही अब यदि फ्लक्स के लिए लेंगे तो phi sin ओमेगा t, चूंकि V से I की उत्पत्ति हुई और I से phi की उत्पत्ति हुई, तो ये सब जो होंगे ये साइनोसाइडल नेचर के होंगे। जितने भी तीनों क्वांटिटी हमने लिखे हैं V, I और phi, ये तीनों जो होंगे ये साइनोसाइडल प्रवृत्ति के ही होंगे। मीन्स इनकी जो वैल्यू है वो समय के साथ साथ परिवर्तित होती रहेगी। ठीक, अब देखिए हमें EMF इक्वेशन देखना है और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स निकालना है कि फ्लक्स में चेंजिंग क्या हो रही है समय के सापेक्ष। यहाँ पे हमने फ्लक्स वर्सेस टाइम के बीच का सिग्नल दिखाया है। फ्लक्स वर्सेस टाइम मींस फ्लक्स जो है वो टाइम के सापेक्ष कैसे कैसे चेंज हो रहा है, फ्लक्स के परिवर्तन का दर क्या है। हम यहाँ से ही निकाल लेंगे इस सिग्नल से कि फ्लक्स के परिवर्तन का दर क्या है, मींस टाइम के सापेक्ष फ्लक्स कैसे परिवर्तित हो रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इतने टाइम पे फ्लक्स का वैल्यू यहाँ तक है, इतना है, इतने टाइम पे यहाँ तक यदि टाइम देख ले तो फ्लक्स की वैल्यू यहाँ पे है, इस टाइम पे फ्लक्स की वैल्यू यहाँ पे है। मीन्स जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे फ्लक्स परिवर्तित होते जा रहा है। जब टाइम की वैल्यू 0 है तो फ्लक्स की वैल्यू 0 है, जब टाइम की वैल्यू 180 है या पाई है तो फ्लक्स की वैल्यू 0 है। मीन्स
ये परिवर्ती हो रहा है 0 और 180 के बीच में, ये कभी मैक्सिमम जाएगा और फिर उसके बाद धीरे धीरे मिनिमम होता चला रहा है। तो फ्लक्स का टाइम के सापेक्ष क्या परिवर्तन हो रहा है, एवरेज परिवर्तन क्या है, ये हम निकालने का प्रयास करेंगे। आइए देखें इसे कैसे निकालेंगे। तो चूंकि साइनोसाइडल सिग्नल द्वारा एक चक्कर को पूरा करने में लिए गए टाइम को हम आवर्तकाल या टाइम पीरियड कहते हैं। ये हो जाएगा टी, और टी को बोलेंगे हम टाइम पीरियड। एक साइकिल पूरा करने में जितना टाइम लगेगा एक साइनोसाइडल सिग्नल द्वारा, उसे हम बोलते हैं टाइम पीरियड टी। तो एक साइकिल पूरा करने में 0 से और 2 पाई तक आने में यहां पे होगा 2 पाई, यहां से यहां तक पाई और यहां से यहां तक फिर पाई, तो मतलब पाई और पाई 2 पाई। तो इस एसी सिग्नल को एक पूरा चक्कर पूरा करने में जो समय लगाया जा रहा है उसे हम बोलेंगे आवर्तकाल। अब देखिए फ्लक्स का परिवर्तन देखते हैं। इस पॉइंट पे फ्लक्स 0 था, इस पॉइंट पे फ्लक्स की वैल्यू 0 थी, और फ्लक्स 0 से परिवर्तित होकर धीरे धीरे कहां तक जा रहा है, फाइव मैक्स तक जा रहा है। फ्लक्स 0 से परिवर्तित होते होते 5 मैक्स तक जा रहा है। तो हम अभी यहां से यहां तक का परिवर्तन निकाल लें कि 0 से और 5m तक पहुंचने में एवरेज कितना फ्लक्स परिवर्तन हुआ, ये निकाल लें तो आसानी से हम रैमिफिकेशंस निकाल सकते हैं। अब फ्लक्स का परिवर्तन कैसे निकालेंगे 0 से 5m तक का, तो देखिए यहाँ पे टाइम भी यहाँ 0 था और फ्लक्स भी यहाँ 0 था। इस पॉइंट पे टाइम भी 0 है और फ्लक्स भी 0 है। जैसे 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 टाइम बढ़ा, मीन्स पॉजिटिव हाफ साइकिल के हाफ तक पहुंचने में कितना टाइम लगाया गया इसके द्वारा, सिग्नल द्वारा ये कितना टाइम लिया गया वो टाइम, और 0 से मैक्सिमम तक पहुंचने में फ्लक्स को 0 से फ्लक्स को मैक्सिमम तक पहुंचने में कितनी वैल्यू रही। यदि हम इनका एवरेज ले लें, इनका रेशियो ले लें, तो वहां से हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स मिल सकता है कि फ्लक्स के परिवर्तन का दर क्या है। यहाँ से 0 से 5m पहुंचने में कितना परिवर्तन फ्लक्स में हुआ, और 0 से इतने टाइम में टी टाइम में, या फिर टी बटे कितना टाइम हो जाएगा, इस टाइम की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है वो टी है, यहाँ से और यहाँ तक की वैल्यू, एक पूरा साइकिल पूरा करने में टी टाइम ले रहा है, तो आधा साइकिल पूरा करने में कितना ले रहा होगा t/2। देखिए ये पूरा साइकिल पूरा करने में कितना टाइम लिया गया सिग्नल द्वारा t, आधा साइकिल पूरा करने में कितना समय लिया गया t/2, और उस आधे का आधा पूरा करने में कितना समय लिया गया होगा, मीन्स ये दूरी तय करने में इसे कितना टाइम लिया गया होगा इस सिग्नल के द्वारा, तो इसे कह सकते हैं हम t/4। ये कितना हो जाएगा t/4, मीन्स एक साइकिल पूरा करने में t टाइम, आधा साइकिल पूरा करने में t/2 टाइम, और आधे का आधा पूरा करने में t/4, मीन्स पहला मैक्सिमम पहुंचने में फ्लक्स को t/4 टाइम लगा होगा। टाइम की जो वैल्यू होगी t/4 होगी। तो चूंकि t = 1/4 होता है, t = 1/f, f जो है फ्रीक्वेंसी है, t = 1/f, तो t/4 क्या हो जाएगा, t/4 क्या लिख सकते हैं 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 1/f, मीन्स t की वैल्यू रख देंगे हम, t की वैल्यू 1/f है, तो ये हो जाएगा 1/4f निकल आएगा। t/4 की जो वैल्यू निकल आएगी, यहाँ से t/4 की जो वैल्यू होगी वो 1/4f निकल आएगी, कि इतना टाइम लिया गया सिग्नल को 0 से मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचने में। अब देखिए यहां से निकाल सकते हैं एवरेज फ्लक्स चेंज। एवरेज फ्लक्स चेंज विथ टाइम, टाइम के साथ फ्लक्स कैसे चेंज हुआ, कैसे निकालें। तो यहाँ पे वैल्यू क्या थी 5 की, यहाँ पे वैल्यू 5m, ऐसे निकाल सकते हैं 5m माइनस
कहां तक, 0, देखिए 0 से परिवर्तित होकर कहां तक परिवर्तित हुआ, 5m तक। 0 से जो फ्लक्स की वैल्यू कहां तक पहुंची, 5m तक पहुंची, और समय की वैल्यू कहां से पहुंची, 0 से 1/4f तक पहुंची। तो यहां पे क्या लिख सकते हैं, 1/4f माइनस 0। एवरेज जब हम किसी चीज का निकालते हैं तो सेकेंड पोजीशन माइनस फर्स्ट पोजीशन बटे, ऐसे निकालेंगे ना, जब किसी चीज का एवरेज निकालते हैं 5 2 माइनस 5 1 बटे T2 माइनस T1। यही एवरेज होता है किसी भी सिग्नल्स का। हमें यदि रेट ऑफ चेंज निकालना है या एवरेज निकालना है, तो एवरेज निकालने के लिए सेकेंड पोजीशन पे वैल्यू माइनस फर्स्ट पोजीशन पे वैल्यू, और सेकेंड पोजीशन पे टाइम की वैल्यू माइनस फर्स्ट पोजीशन पे टाइम की वैल्यू। तो यहाँ से हम एवरेज फ्लक्स चेंज विथ टाइम निकाल सकते हैं, 5m माइनस 0 बटे 1/4f माइनस 0। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5m ऑब्लिक 4f, 5m ऑब्लिक 4f। अब इसे क्या लिख सकते हैं, एवरेज फ्लक्स चेंज विथ टाइम। अब इसके नीचे कुछ नहीं, 5m के नीचे ऑब्लिक में 1 मान लेंगे, तो यहां से 5m 4f निकल के आ जाएगा। तो जो एवरेज फ्लक्स चेंज विथ टाइम हुआ, टाइम के साथ जो फ्लक्स में चेंजिंग हुई, उसकी वैल्यू कितनी निकल के आई, 5m 4f, 5m 4f निकल के आई। एवरेज फ्लक्स चेंज विथ टाइम की जो वैल्यू निकल के आई वो 5m 4f निकल के आई है। ठीक, अब देखिए एवरेज फ्लक्स चेंज विथ टाइम, अब जब फ्लक्स परिवर्तित हो रहा है समय के सापेक्ष, तो इसे क्या कहेंगे, इसे बोलेंगे EMF। यही अब हो जाएगा EMF, एवरेज फ्लक्स चेंज विथ टाइम। फ्लक्स चेंज विथ टाइम मींस फ्लक्स में परिवर्तन समय के सापेक्ष, इसी को क्या बोलते हैं, EMF। फैराडे के लॉ से फ्लक्स का परिवर्तन समय के सापेक्ष यदि हो रहा है, समय के सापेक्ष यदि फ्लक्स परिवर्तित हो रहा है, तो वहां पे EMF जनरेट, तो हमारे EMF का यही इक्वेशन होता है, EMF इक्वल टू d∅dt। फ्लक्स परिवर्तन की दर, समय के सापेक्ष फ्लक्स कैसे परिवर्तित हो रहा है, वही EMF का इक्वेशन होता है। तो ये EMF को दर्शाएगा। 5m 4f जो होगा एवरेज फ्लक्स चेंज विथ टाइम, ये क्या होगा, EMF होगा। लेकिन ये कैसा EMF होगा, एवरेज EMF होगा, क्योंकि हमने एवरेज लिया है, फ्लक्स का एवरेज लिया है, तो ये एवरेज EMF होगा। तो यहां पे हम लिख सकते हैं एवरेज EMF, एवरेज EMF 4f 5m। तो हमें एवरेज EMF पता चलेगा कि एवरेज EMF क्या है। तो अब हम यहां से आसानी से RMS EMF भी निकाल सकते हैं। जब एवरेज EMF पता चल जाएगा तो यहां से आसानी से हम RMS का भी EMF निकाल सकते हैं कि RMS में इस EMF की वैल्यू कितनी होगी। तो आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे। क्योंकि एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, फॉर्म फैक्टर इक्वल टू होता है RMS वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। फॉर्म फैक्टर का जो फार्मूला होता है वो RMS अपॉन एवरेज होता है। और चूंकि यदि जो सिग्नल है वो साइनोसाइडल सिग्नल हो, तो साइनोसाइडल सिग्नल के लिए जो फॉर्म फैक्टर की वैल्यू होती है वो 1.11 होती है। यदि साइनोसाइडल सिग्नल हो, ज्यावक्रीय सिग्नल हो, उसके लिए जो फॉर्म फैक्टर की वैल्यू होती है वो 1.11 होती है। हमें RMS वैल्यू निकालना है, एवरेज वैल्यू पता है, तो कैसे निकालेंगे, एवरेज इक्वल हो जाएगा, RMS इक्वल हो जाएगा फॉर्म फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय एवरेज। यदि सिग्नल की हमें RMS वैल्यू निकालनी है तो RMS वैल्यू इक्वल हो जाएगा फॉर्म फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय एवरेज वैल्यू। देखिए ERMS जो निकलेगा वो फॉर्म फैक्टर, जो कि साइन वेव है तो 1.11 मल्टीप्लाइड बाय एवरेज EMF। एवरेज वैल्यू क्या है 4 5 इंटू f इंटू 5m, तो 4 1.11 मल्टीप्लाइड बाय 4 f इंटू 5m, तो यहाँ से निकल आएगा 4.44, जो मल्टीप्लाई कर देंगे 5 इंटू
5m वोल्ट, इतना वोल्ट। तो यहां से ई आरएमएस की वैल्यू निकल आएगी कि जो आरएमएस ईएमएफ होगा, आरएमएस इंड्यूस ईएमएफ होगा, वो कितना हो जाएगा 4.44 एफ इंटू 5m वोल्ट। तो यहां से हम आसानी से आरएमएस वैल्यू निकाल सकते हैं। अब आरएमएस वैल्यू निकल गया और ये पर टर्न निकला है कि एक टर्न का क्या है, क्योंकि जो सिग्नल हमने लिया, फ्लक्स जो लिया है, फ्लक्स का जो सिग्नल लिया है उसमें भी हमें मान के चल रहे थे कि किसी एक टर्न में इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू है। तो ये जो होगी, ये आरएमएस जो वैल्यू होगी इंड्यूस ईएमएफ की, ये एक टर्न में होगी कि एक टर्न में इतना ईएमएफ इंड्यूस हुआ है। यहां पे लिख सकते हैं वोल्ट पर टर्न। एक टर्न में इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू जो है आरएमएस में वो 4.44 एफ इंटू 5m वोल्ट पर टर्न है। अब यहां से चूंकि एक टर्न में है और यदि टर्नों की संख्या n है तो यहां से n से मल्टीप्लाई कर देंगे कि n टर्न में इतना हो जाएगा। अब जब हम प्राइमरी पे देखेंगे, प्राइमरी पे इस ईएमएफ को देखेंगे तो प्राइमरी पे टर्नों की संख्या n1 और सेकेंडरी में टर्नों की संख्या n2। यदि प्राइमरी में हमें ईएमएफ देखना है तो इसमें n1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यदि सेकेंडरी में देखना है कि ईएमएफ कितना हुआ इंड्यूस तो n2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आइए इसे थोड़ा डिलीट करते हैं, इसे डिलीट कर रहा हूं। देखिए क्या निकाला हमने, ई इतना वोल्ट पर टर्न निकाला। यदि इसमें टर्नों की संख्या n1 हो, यदि हमें प्राइमरी में ईएमएफ निकालना हो, ईएमएफ निकालना हो मींस E1 आरएमएस निकालना हो, 1 आरएमएस मींस प्राइमरी में आरएमएस निकालना होगा तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, केवल और केवल इसमें नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर देंगे कि कितने नंबर ऑफ, क्योंकि पर टर्न है, एक टर्न में इंड्यूस ईएमएफ है और हमें n1 टर्न में निकालना है तो n1 से मल्टीप्लाई कर देंगे मींस 4.44 n1 मल्टीप्लाई कर दिया हमने n1 से इंटू 5m, अब ये निकल आएगा वोल्ट में। तो ये होगी प्राइमरी में इंड्यूस ईएमएफ, प्राइमरी में ट्रांसफार्मर की जो इंड्यूस ईएमएफ होगा उसकी वैल्यू E1 आरएमएस हो जाएगा 4.44 f इंटू 5m n1 f इंटू 5m वोल्ट। अब इतना वोल्ट ईएमएफ प्राइमरी में इंड्यूस होगा, क्योंकि 5m इक्वल टू हम जानते हैं 5m इक्वल टू 5m क्या होता है, फ्लक्स डेंसिटी होती है, फ्लक्स डेंसिटी। अब सॉरी 5m जो है ये मैक्सिमम फ्लक्स है, 5m जो होता है मैक्सिमम फ्लक्स होता है और मैक्सिमम फ्लक्स यहाँ से फ्लक्स डेंसिटी द्वारा निकालते हैं, B मैक्स इज इक्वल टू 5m अपॉन A। तो यहाँ से यदि हम 5m की वैल्यू निकालें तो B मैक्स इंटू A, B मैक्स इंटू A, यहाँ पे से जो 5m की वैल्यू होगी, मैक्सिमम फ्लक्स की जो वैल्यू होगी 5m, वो कितना हो जाएगा B मैक्स जो है फ्लक्स डेंसिटी है, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, और A जो है एरिया ऑफ मटेरियल है कि किस कोर में बार है, उसकी उस कोर की एरिया क्या है, एरिया ऑफ मटेरियल, और B मैक्स जो है उस मटेरियल में फ्लक्स की डेंसिटी क्या है, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी क्या है। तो इस इक्वेशंस को थोड़ा सा और भी बढ़ा के लिख सकते हैं, E1 RMS इक्वल टू 4.44 n1 और 5m की जगह लिख सकते हैं B मैक्स इंटू A वोल्ट। तो ये भी इक्वेशन हो सकता है। ये प्राइमरी में इंड्यूस ईएमएफ का इक्वेशन था, क्योंकि हमने नंबर्स ऑफ टर्न अभी प्राइमरी में लिया था, प्राइमरी इंड्यूस ईएमएफ ये था। यहाँ पे इसे लिख सकते हैं प्राइमरी इंड्यूस ईएमएफ। ये क्या है, प्राइमरी इंड्यूस ईएमएफ, प्राइमरी वाइंडिंग में जो ईएमएफ इंड्यूस हो उसकी वैल्यू, प्राइमरी इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ। अब यदि हमें सेकेंडरी वाइंडिंग में यदि इंड्यूस ईएमएफ निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, देखिए E2 RMS। यदि हमें सेकेंडरी वाइंडिंग में निकालना हो कि सेकेंडरी वाइंडिंग में जो ईएमएफ जनरेट हुआ
वो कितना होगा, तो यहाँ पे हमने N1 से मल्टीप्लाई किया था तो प्राइमरी की निकली, अब N2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेकेंडरी वाइंडिंग की निकल आएगी 4.44 N2F 5M वोल्ट। ये सेकेंडरी वाइंडिंग में इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू निकल आएगी E2RMS। एक चीज आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछ लेता है कि ये जो इक्वेशंस होता है ये एवरेज वैल्यू का है, आरएमएस वैल्यू का, इसलिए मैं शुरू से आपको लिख देता हूं कि आरएमएस वैल्यू के लिए है। आरएमएस वैल्यू कभी कभी लोग इंस्टेंटेनियस समझ लेते हैं कि इंस्टेंटेनियस हो सकता है, मैक्सिमम हो सकता है, लेकिन ये जो वोल्टेज की वैल्यू दी होती है ये आरएमएस में दिया जाता है। ये चीजें पूछी जाती है कि जो वैल्यू होती है ट्रांसफार्मर का जो इक्वेशंस होता है ये आरएमएस वैल्यू है या एवरेज वैल्यू है, तो ये आरएमएस होता है, ना मैक्सिमम ना एवरेज, आरएमएस वैल्यू होती है। दूसरी चीज कभी कभी एग्जाम में पूछी जाती है कि ईएमएफ इक्वेशन जो है उसमें ईएमएफ इक्वेशन में जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ वो किस पे डिपेंड करता है, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी पे या फिर फ्लक्स डेंसिटी पे। तो कुछ स्टूडेंट ऊपर देखा फ्लक्स डेंसिटी या फ्लक्स मैक्सिमम फ्लक्स देखा या फिर फ्लक्स देखा तो फ्लक्स को ट्रिक करके निकल आते हैं। तो केवल आपको फ्लक्स को ट्रिक नहीं करना है, यदि एग्जाम में पूछेगा तो आपको मैक्सिमम फ्लक्स पे ट्रिक करना है या मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी पे ट्रिक करना है। इन दो चीजों में से तभी ट्रिक करना है कि मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी पे डिपेंड करता है या फिर मैक्सिमम फ्लक्स पे डिपेंड करता है। केवल और केवल फ्लक्स नहीं मारेंगे हम, केवल और केवल डेंसिटी नहीं मारेंगे, फ्लक्स डेंसिटी नहीं, मैक्सिमम जब देगा तो वो सही आंसर होगा। तो यहां से हमने प्राइमरी में इंड्यूस्ड ईएमएफ और सेकेंडरी में इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, अब देखिए यदि आइडियल ट्रांसफार्मर हो, ट्रांसफार्मर आइडियल होगा तो हमने बताया था यदि आइडियल ट्रांसफार्मर है फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर के केस में क्या होता है, V इजिकल टू E1, V इजिकल टू E1 और E1 क्या है, E1 RMS है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, V की जो वैल्यू होगी, सप्लाई वोल्टेज की भी जो वैल्यू होगी वो इसी के टर्म होगी 4.44 N1 5MF। ऐसे ही E2 RMS इक्वल टू पढ़ा था V2 मींस टर्मिनल पे वोल्टेज मिलेगी हमें, टर्मिनल पे वोल्टेज जो V2 है उसकी वैल्यू क्या होगी 4.44 N2 5M into F वोल्ट। तो ये आइडियल ट्रांसफार्मर के केस में हो जाता है कि यदि ट्रांसफार्मर आइडियल है तो सप्लाई वोल्टेज और जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा उन दोनों की वैल्यू बराबर होगी। ऐसे ही सेकेंडरी में जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ E2 की जो वैल्यू है वो टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू के बराबर होगी और उनका जो मान होगा 4.44 N2 5MF वोल्ट होगा। अब यहाँ पे देखना है जो ईएमएफ इक्वेशन है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है, जितनी ज्यादा सप्लाई फ्रीक्वेंसी उतना ज्यादा ईएमएफ, नंबर ऑफ टर्न पे डिपेंड कर रहा है कि जितनी ज्यादा नंबर ऑफ टर्न उतनी ही ज्यादा ईएमएफ, और फ्लक्स डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है कि मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी कोर में, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी एक गिवन एरिया के लिए फ्लक्स की वैल्यू यदि ज्यादा होगी, मैक्सिमम फ्लक्स की वैल्यू यदि ज्यादा से ज्यादा होगी तो बी मैक्स ज्यादा होगा, और यदि बी मैक्स ज्यादा होगा तो ईएमएफ भी ज्यादा होगा, फाई मैक्स ज्यादा होगा तो भी ईएमएफ ज्यादा होगा। मींस कोर का मटेरियल ऐसा होना चाहिए जिसमें फ्लक्स डेंसिटी मैक्सिमम से मैक्सिमम सेटअप हो सके, तब ईएमएफ जाके ज्यादा इंड्यूस होगा। तो ये अभी पहला मेथड था, मेथड फर्स्ट यहां लिख देते हैं। मेथड फर्स्ट, ये फर्स्ट मेथड से हमने ईएमएफ इक्वेशन देखा है, ईएमएफ इक्वेशन कैसे निकालेंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं सेकेंड मेथड से हम कैसे निकाल सकते हैं ईएमएफ इक्वेशन, उसको भी डिराइव करते हैं। तो इसे डिलीट करें, आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर डिलीट करता हूं मैं। तो आइए अब हम मेथड सेकेंड देखते हैं कि सेकेंड मेथड के द्वारा कैसे ईएमएफ इक्वेशंस फाइंड आउट करते हैं। मेथड सेकेंड, सेकेंड मेथड देखते हैं। अब सेकेंड मेथड में चूंकि हम जानते हैं कि फाई इजिकल टू फाइव साइन ओमेगा टी, ई इजिकल टू कर सकते हैं ई एम
ई एम साइन ओमेगा टी, फाई इक्वल टू फाई साइन ओमेगा टी, ई इक्वल टू ई एम साइन ओमेगा टी। यदि साइनोसाइडल वेव हो तो साइनोसाइडल वेव के लिए ये इक्वेशन लिखे जाते हैं, साइनोसाइडल वेव के लिए इक्वेशंस होते हैं। क्योंकि हमने ईएमएफ पढ़ा था, जो ईएमएफ इंड्यूस होता है प्राइमरी वाइंडिंग में या सेकेंडरी वाइंडिंग में, इंड्यूस ईएमएफ माइनस एन डी फाई बाई डी टी। डी फाई बाई डी टी मीन्स ये जो फ्लक्स है, जो फ्लक्स ईएमएफ इंड्यूस करा रहा है, यदि इसका अवकलन कर दें, डी बाई डी टी कर दें, तो हमें यहाँ से इसका ईएमएफ इक्वेशन निकल आएगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जो हमने कार्य इसके पहले किया है, बिल्कुल सरल मेथड द्वारा निकालना है। इसमें थोड़ा सा बस चेंज करना है। ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है, इस फ्लक्स का हमें डी बाई डी टी करना है, टी के सापेक्ष अवकलन करना और कुछ नहीं करना है। टी के सापेक्ष, टाइम के सापेक्ष ये जो फ्लक्स है, फ्लक्स फाई, इसका यदि अवकलन कर दे तो यहाँ से ईएमएफ निकल सकता है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। माइनस एन, अभी हमें नहीं पता प्राइमरी का सेकेंडरी का किसका निकालना है, इसलिए हम केवल एन लिख रहे हैं, N1 और N2 नहीं लिख रहे हैं। और जब प्राइमरी के लिए इक्वेशन लिखेंगे तो N1 लिख लेंगे, सेकेंडरी के लिए लिखेंगे तो N2 लिख लेंगे। तो डी बाई डी टी, डी बाई डी टी किसकी करनी है, फाई की, और फाई की वैल्यू फाई एम साइन ओमेगा टी। जिनको अवकलन ना आता हो घबराइएगा मत, यहाँ से छोटा सा अवकलन है बस। जब हम अवकलन करते हैं तो जो कांस्टेंट होता है उसे बाहर ले लेते हैं। तो चूंकि यहाँ पे फाई एम की वैल्यू फिक्स है, ये कांस्टेंट है, तो इसको हम बाहर ले लेंगे। यहां से हम फाई एम को बाहर लिए, अब हमें साइन ओमेगा टी का अवकलन करना है। तो साइन ओमेगा टी का अवकलन क्या होगा, कास ओमेगा टी। और जब ओमेगा टी का अवकलन करेंगे, ओमेगा टी का टाइम के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो केवल और केवल ओमेगा बचेगा, क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट है। जैसे डी बाई डी एक्स याद करिए थोड़ा सा इंटरमीडिएट में जाके, डी बाई डी एक्स जब 2x का करते थे तो x के सापेक्ष यदि हम अवकलन कर रहे हैं x का, तो x के सापेक्ष x का अवकलन 1 हो जाता है, और जो कांस्टेंट होता है केवल केवल वो बच जाता है, ये हो जाता है। जैसे डी बाई डी एक्स 2x का आगे में करना है तो 2 बच जाएगा। ऐसे ही जब हम साइन ओमेगा टी का करेंगे तो साइन ओमेगा टी का कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। और फिर जब ओमेगा टी का हम अवकलन करेंगे, ओमेगा टी का अवकलन, तो टी की वैल्यू 1 हो जाएगी और ओमेगा बाहर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस एन फाई एम, और साइन ओमेगा टी की जो अवकलन है वो कास ओमेगा टी हो जाएगा, और ओमेगा बाहर निकल जाएगा एक ओमेगा। जो फिर ओमेगा टी का जब हम अवकलन करेंगे, प्रतिस्थापन द्वारा अवकलन है, ओमेगा टी को एक्स माना, ओमेगा टी को जब एक्स माना तो साइन एक्स का अवकलन कास एक्स की जगह वैल्यू रख दिया ओमेगा टी, और फिर एक्स की जो वैल्यू है एक्स इक्वल टू ओमेगा टी माना हमने, तो फिर ओमेगा टी की जब हम अवकलन करेंगे तो ओमेगा टी का अवकलन ओमेगा आ जाएगा, यहाँ पे ओमेगा बच जाएगा। इसको थोड़ा सा सेट करके लिख ले, ये हो जाएगा माइनस एन फाई एम ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अब देखिए यहाँ पे कॉस ओमेगा टी है, और कॉस ओमेगा टी को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ओमेगा टी को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, साइन 90 माइनस ओमेगा टी बराबर कॉस ओमेगा टी। तो यहां से हम लिख सकते हैं कॉस ओमेगा टी को साइन 90 माइनस ओमेगा टी लिख सकते हैं। इसे यदि थोड़ा सा चेंज कर लें, यहाँ पे माइनस कर लें, यदि बाहर हम माइनस ले लें तो यहाँ पे एंगल भी चेंज हो जाएगा, मीन्स ओमेगा टी माइनस 90 लिख सकते हैं। तो कॉस ओमेगा टी इक्वल टू माइनस साइन ओमेगा टी माइनस 90 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम कॉस ओमेगा टी की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे इसी क्वेश्चन में। अब देखिए ओमेगा और कॉस ओमेगा टी की जगह क्या पुट कर देंगे, माइनस
अब ये माइनस और यहाँ बाहर माइनस, माइनस और माइनस मल्टीप्लाइड होकर प्लस हो जाएगा। और ये फाइनल इक्वेशन मिल जाएगा एन फाई एम ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस 90। तो ईएमएफ के लिए जो इक्वेशन मिलेगा, फाइनल इक्वेशन यहाँ जो मिल जाएगा वो ये होगा एन फाई एम ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस 90। ठीक है, तो जो ये ईएमएफ इंड्यूस हुआ, यहाँ पे जो ईएमएफ इक्वेशंस मिला हमें, ये जो ईएमएफ है ये किसी भी समय पे इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, ईएमएफ की इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, तात्क्षणिक वैल्यू है, किसी भी समय पे ईएमएफ का मान है, किसी भी समय पे ईएमएफ की जो वैल्यू है वो है कि ईएमएफ की वैल्यू किसी भी समय पे कितनी हो सकती है, तो माइनस एन डी फाई बाई डी टी। तो यहाँ जो ईएमएफ निकला ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू ईएमएफ की इतनी निकल आएगी, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगा, तात्क्षणिक वैल्यू होगा, किसी भी समय पे जो इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू होगी ये एन फाई एम ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस 90। अब यहाँ से और फ्लक्स में फ्लक्स का जो इक्वेशंस है और ईएमएफ का जो इक्वेशंस है, इन दोनों इक्वेशंस के लिए हम तुलना करें, इन दोनों इक्वेशंस के लिए हम तुलना करें तो देखते हैं कि जो फ्लक्स है वो 0 पे है, मीन्स यहाँ पे यदि प्लस 0 कर दें ओमेगा टी प्लस 0 तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साइन ओमेगा टी प्लस 0 मीन्स जो फ्लक्स, जब हम फेजर इसका खींचेंगे तो फ्लक्स का डायरेक्शन यहाँ आएगा, एक प्लेन लेंगे बिल्कुल 0 एंगल पे, कोई एंगल नहीं बना रहा है, बिल्कुल प्लेन ले लेंगे और वहां से देखेंगे कि जो ईएमएफ यहाँ पे जनरेट हुआ वो इस प्लेन से कितना है, माइनस 90 लैग चल रहा है। यहाँ पे माइनस 90 जो दिया है, माइनस 90 दर्शाता है कि जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ वो फ्लक्स से माइनस 90 लैग है, माइनस 90 डिग्री लैग। तो यहाँ पे ईएमएफ हो जाएगा और ये 90 डिग्री लैग कर गया, मीन्स जब ये 0 एंगल पे था तब ईएमएफ की जो वैल्यू, जो इंड्यूस ईएमएफ हुई उसकी जो वैल्यू हुई वो 90 लैग हुई, इस फ्लक्स से इसकी जो वैल्यू होगी वो 90 लैग पे होगी। तो जब हम फेजर डायग्राम खींचेंगे ट्रांसफार्मर का तो वहां भी देखेंगे कि जो फ्लक्स है, जो फ्लक्स जनरेट कर रहा है ईएमएफ को, वो लीड कर रहा है, ये हम कह सकते हैं ये इस ईएमएफ से ये फ्लक्स लीड कर रहा है, या ये जो ईएमएफ है इस फ्लक्स से लैग कर रहा है। तो हम जब फेजर डायग्राम खींचेंगे तो हाँ यही देखेंगे हम कि जो ईएमएफ है वो लैग करेगा, जिसके द्वारा उसकी उत्पत्ति, जिस फ्लक्स के द्वारा वो उत्पन्न हुआ है उसकी फेजर से वो 90 लैग करता है। तो यहाँ पे ईएमएफ इक्वेशन जो है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ईएमएफ का निकल आएगा। आइए आगे देखते हैं। अब यदि इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लें, सेकंड मान लें और इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लें, E इक्वल टू EM साइन ओमेगा टी जो जनरल इक्वेशन होता है, और यहाँ से ये भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है, ये भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू है E की, EMF की, ये भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ये भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू, और दोनों इक्वेशनों में हम तुलना करें तो ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जो E मैक्स है, E मैक्स की जगह क्या है, ये वाली वैल्यू है एन फाई एम ओमेगा, E मैक्स इज इक्वल टू एन फाई एम ओमेगा, इन दोनों क्वेश्चनों को तुलना करने पे दिख रहा है कि साइन ओमेगा टी की जगह यहाँ पे साइन के साथ एंगल, और ईएम की जगह क्या मिल रहा है, एन फाई एम ओमेगा टी। तो मैक्सिमम वैल्यू इतनी हुई, ईएमएफ इंड्यूस हुआ उसकी मैक्सिमम वैल्यू जो प्राप्त हुई हमें एन फाई एम ओमेगा प्राप्त हुई। तो यहाँ से आरएमएस आसानी से निकाल सकते हैं, ई आरएमएस यदि निकाल लें, ई आरएमएस इक्वल टू होता है ई मैक्सिमम बाई रूट टू, ई मैक्स बाई रूट टू। अब देखिए ओमेगा इज इक्वल टू होता है ओमेगा
2 पाई एफ, ओमेगा इक्वल टू होगा 2 पाई एफ। ओमेगा को हम एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं, कोणीय वेग बोलते हैं। तो कोणीय वेग ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई एफ, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3.14, पाई की वैल्यू, एफ नंबर ऑफ टर्न एन, और मैक्सिमम फ्लक्स फाई एम डिवाइडेड बाई √2। अब जब हम इसी से इस वैल्यू में भाग देंगे तो यहां से निकल के आएगा ई आर एम एस इक्वल टू, ई आर एम एस निकल के आएगा 4.44 एन एफ फाई एम। ये जो होगा हमारा इक्वेशन होगा, ट्रांसफार्मर के इक्वेशन होंगे जो इंड्यूस ईएमएफ हो रहे ट्रांसफार्मर में, उसका इक्वेशन होगा ई आर एम एस इक्वल टू 4.44 एन एफ इंटू फाई एम। अब यदि प्राइमरी में हमें इंड्यूस ईएमएफ देखना है तो हम यहाँ पे N1 कर लेंगे, और यदि सेकेंडरी में इंड्यूस ईएमएफ पता करना है तो N2 कर लेंगे। जैसे E1 RMS यदि लिख दें, 1 RMS मीन्स प्राइमरी में RMS वैल्यू लिख दें जो इंड्यूस हुआ, तो 4.44 N1 F इंटू फाई एम। ऐसे ही यदि सेकेंडरी में निकालना हो E2 RMS, तो यहाँ पे N2 हो जाएगा, केवल और केवल N2 हो जाएगा, क्योंकि सेकेंडरी में निकालना है तो N2 फाई एम। इसको भी फाई एम इक्वल टू हम बी मैक्स इंटू ए लिख सकते हैं। तो ये जो दोनों इक्वेशंस प्राप्त हुए हमें, ये जो दोनों इक्वेशन, ये प्राइमरी और सेकेंडरी में इंड्यूस ईएमएफ के इक्वेशंस होंगे। तो जैसा कि हमने फर्स्ट मेथड से भी देखा था कि जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो 4.44 N1 F इंटू फाई एम हो रहा है, बोल्ड में, यहाँ पे बोल्ड लिख लेंगे, और जो सेकेंडरी में ईएमएफ इंड्यूस हुआ उसकी भी वैल्यू वही सेम होगी। यदि आइडियल ट्रांसफार्मर है तो जैसा हमने मेथड नंबर फर्स्ट में देखा था कि V की वैल्यू E1 के बराबर होगी, और E1 की वैल्यू यहाँ पे गिवन है तो E1 की V की भी वैल्यू यही हो जाएगी। ऐसे ही V2 की भी वैल्यू यदि आइडियल ट्रांसफार्मर है, आइडियल ट्रांसफार्मर की केस में इतना ही हो जाएगा जितना कि E2 RMS की वैल्यू है, तो E2 RMS की वैल्यू के बराबर ही हो जाएगा। अब यहाँ से एक चीज और देखेंगे हम, चूंकि V1 हम जो प्राइमरी पे वोल्टेज दे रहे हैं, सप्लाई वोल्टेज दे रहे हैं, यदि उसे V1 माने तो V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 इक्वल टू E1, और E1 इक्वल टू क्या हो जाएगा E1। अब RMS समझ लीजिएगा कि RMS वैल्यू है, RMS वैल्यू 4.44 N1 F फाई एम वोल्ट। इसी प्रकार V2 इक्वल टू E2 इक्वल टू 4.44 N2 F फाई एम वोल्ट। इन दोनों इक्वेशन से इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड, यानी इन दोनों इक्वेशंस में हम भाग दे दें 2 डिवाइडेड बाई 1। इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से भाग दे दें तो V2 बाई V1 इज इक्वल टू निकलेगा E2 बाई E1, E2 बाई E1, और 4.44 से 4.44 ये कट जाएगा, फाई इंटू एफ एम से फाई इंटू एफ एम, तो यहाँ पे निकल के आएगा N2 बाई N1। मीन्स इनके जो रेशियो होंगे प्राइमरी सप्लाई वोल्टेज और टर्मिनल वोल्टेज का, प्राइमरी इंड्यूस ईएमएफ और सेकेंडरी इंड्यूस ईएमएफ का, प्राइमरी टर्म और सेकेंडरी टर्म का, वो तीनों के जो होंगे वो बराबर होंगे। तीनों के जो रेशियो होंगे, सेकेंडरी टू प्राइमरी के जो रेशियो होंगे वे बराबर होंगे, और इन्हीं को हम बोलेंगे टर्न रेशियो बोल सकते हैं, या फिर सेकेंडरी टू प्राइमरी रेशियो बोल सकते हैं, और इसे के से दर्शाएंगे। के इसे बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। के इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, के को ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहेंगे। इस पे अभी हम न्यूमेरिकल भी देखेंगे, एक दो न्यूमेरिकल देखेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। यहाँ पे के जो है वो क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, अब देखिए यदि N2 की वैल्यू ज्यादा होगी तो इंड्यूस ईएमएफ सेकेंडरी पे ज्यादा होगा, इंड्यूस ईएमएफ सेकेंडरी पे ज्यादा होगा, मींस K की वैल्यू एक से बड़ी होगी। यदि N2 की वैल्यू ज्यादा हो या A2 की वैल्यू ज्यादा हो या V2 की वैल्यू ज्यादा हो
V1 से यदि ज़्यादा V2 की वैल्यू हो तब VK की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी। यदि E2 की वैल्यू E1 से ज़्यादा हो तो भी K की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी, और यदि N2 की वैल्यू N1 से ज़्यादा हो तो भी K की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी। मीन्स स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए जो K की वैल्यू होगी वो 1 से ज़्यादा होगी जब इनका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो लिखेंगे तब। जब ये वोल्टेज का, EMF का और नंबर ऑफ टर्न का जब ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो देखेंगे सेकेंडरी से प्राइमरी तक, तो K की जो वैल्यू आएगी वो 1 से अधिक आएगी, और यदि इनकी वैल्यू कम होंगे वहीं से स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। यदि सेकेंडरी इंड्यूस्ड EMF प्राइमरी EMF से कम है तो K की जो वैल्यू होगी वो 1 से कम आएगी। तो इसे ये है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। यहाँ से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ITI में भी और डिप्लोमा में भी। एक टर्म और इसके आगे हम समझने का प्रयास करते हैं, पावर। जैसा कि हम लोगों ने खुद पर रखा है इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर। आइडियल की बात कर रहा हूं, इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर। इनपुट पावर कितना, V1 इंटू I1, मतलब VA कर सकते हैं, V फॉर वोल्ट, I फॉर एम्पियर, V1 इंटू I1, और आउटपुट पावर VT इंटू I2। यहां से यदि हम देख लें तो V2 बाई V1 इज इक्वल टू I1 बाई I2, V2 बाई V1 इज इक्वल टू I1 बाई I2 हो जाएगा। ये देखिए, मीन्स यहाँ पे V2 बाई V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 बाई I2। तो यहाँ पे एक टर्म और बढ़ा सकते हैं कि V2 बाई V1 इक्वल टू V2 बाई V1 इक्वल टू N2 बाई N1 इज इक्वल टू N1 बाई I1 बाई I2। यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो की वैल्यू होगी, थोड़ा सा और हम आगे से बढ़ा के लिख देते हैं। यहाँ पे अभी ये भी लिख सकते हैं E2 बाई E1 इज इक्वल टू N2 बाई N1 इज इक्वल टू K। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो की वैल्यू होगी। करंट के टर्म में भी आ गया। करंट के टर्म में बस एक देखना है कि जब वोल्टेज सेकेंडरी का है तो करंट, वोल्टेज, EMF और नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी का है ऊपर की में, लेकिन करंट की जो वैल्यू है वो प्राइमरी का है। यहाँ पे थोड़ा सा रिवर्स हो जाता है, V2 बाई V1 I1 बाई I2 हो जाता है। V2 बाई V1 उसको I1 बाई I2, V2 बाई V1 N2 बाई N1। मीन्स ये सारे टर्मों में जो सेकेंडरी का है वो ऊपर है, लेकिन करंट के टर्म में जो है वो प्राइमरी का करंट फिर सेकेंडरी का करंट, ये दोनों की रेशियो, ये ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहलाएगी। करंट के टर्म में थोड़ा सा इसके उल्टा हो जाता है। तो ये हो गया ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। यहां से एक फार्मूला और हम देख लेते हैं। यहां से जैसा हमने देखा V1 I1 इज इक्वल टू V2 I2, ये वोल्ट एम्पियर में है, और यदि हमें इसे किलो वोल्ट में करना हो, केवीए में यदि करना हो तो 1000 से दोनों साइड में भाग दे दे। यदि दोनों साइड में हम 1000 से भाग देते हैं तो इसकी वैल्यू किस में आ जाएगी, केवीए में आ जाएगी। केवीए इनपुट इज इक्वल टू केवीए आउटपुट। अभी पहले VA इनपुट और VA आउटपुट था, अब केवीए इनपुट और केवीए आउटपुट हो गई। देखिए, अब यहां से यदि हमें I1 की वैल्यू निकालनी हो, प्राइमरी में करंट की वैल्यू निकालनी हो कि प्राइमरी में करंट क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे, V2 I2 मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइड बाई V1। अब यहां से हम प्राइमरी में करंट की वैल्यू निकालनी हो तो आसानी से निकाल सकते हैं। ऐसे ही सेकेंडरी में करंट की वैल्यू निकालनी हो तो सेकेंडरी में करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको हम डिलीट करते हैं, फिर आगे थोड़ा सा इस पर न्यूमेरिकल करेंगे तो ज्यादा समझ आएगा। इसे आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसे डिलीट करता हूं। तो जैसा हम देख रहे थे, इनपुट VA इक्वल टू आउटपुट VA, V1 I1 इज इक्वल टू V2 I2। तो ये VA इनपुट इज इक्वल टू VA आउटपुट, ये दोनों VA में था, ये भी VA में और ये भी VA में, वोल्ट एम्पियर में। यदि हम वोल्ट एम्पियर को KVA में बदलना हो तो क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे। मीन्स V1 I1 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई 1000, V2 I2 डिवाइडेड बाई 1000। तो इनपुट पावर और आउटपुट पावर जो कि हमने मान लिया है, यदि आइडियल ट्रांसफार्मर है तो इनपुट पावर और आउटपुट पावर बराबर होंगे, तो किसी को भी ये मान सकते हैं, इसको मान लीजिए या इसको मान लीजिए। इन दोनों में यदि सेकेंडरी का करंट या सेकेंडरी का वोल्टेज निकालना हो तो प्राइमरी का VA
यदि प्राइमरी का निकालना हो तो सेकेंडरी का भी, जैसे केवीए मान लीजिए, ये नहीं केवीए हो गया, अब ये हो गया है केवीए में, केवीए किलो वोल्ट एम्पियर में हो गया, पहले वीए में था, वोल्ट और एम्पियर में था, अब ये केवीए में हो गया, किलो वोल्ट एम्पियर में हो गया, क्योंकि हमने इसे 1000 से डिवाइड कर दिया। V1 I1 ये हो जाएगा केवीए। अब यही केवीए जो होती है ये ट्रांसफार्मर की केवीए होती है कि कितने केवीए का ट्रांसफार्मर है, यही तो केवीए है, ये ट्रांसफार्मर का केवीए होता है कि कितने केवीए का ट्रांसफार्मर हमने लिया है। अब यदि सपोज करिए हमें प्राइमरी में करंट की वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, I1 इजिकल टू केवीए मल्टीप्लाई बाई 1000 डिवाइड बाई V1। ऐसे यदि V1 की वैल्यू निकालनी हो तो V1 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो प्राइमरी करंट की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं आसानी से, प्राइमरी करंट की वैल्यू, प्राइमरी वोल्टेज की वैल्यू, यदि प्राइमरी करंट की वैल्यू निकालनी है तो प्राइमरी वोल्टेज की वैल्यू हमें नोन हो, यदि प्राइमरी वोल्टेज की वैल्यू नोन हो और कैपेसिटी मालूम हो कि ट्रांसफार्मर कितने केवीए का है तो हम प्राइमरी का करंट आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे अभी दे दे कि 100 केवीए का ट्रांसफार्मर है, प्राइमरी वोल्टेज 11000 वोल्टेज है, तो प्राइमरी पे करंट कितना होगा, इसे आसानी से निकाल सकते हैं। इसका प्रैक्टिकल भी बहुत है, जब आप आएंगे विभाग में, जब आएंगे तो आपको इसका प्रैक्टिकल यूज भी काफी दिखेगा कि जब हमें ट्रांसफार्मर की बैलेंसिंग करनी होगी, ट्रांसफार्मर पे लोड जानना होगा कि कितना लोड है, तो यहाँ से आसानी से आप यदि निकालना सीख जाएंगे तो इसे आसानी से आप निकाल सकेंगे और समझ पाएंगे कि मेरा ट्रांसफार्मर जो है पर फेज पे इस पे वोल्टेज करंट की जो वैल्यू है वो सही है कि नहीं है, ट्रांसफार्मर ओवरलोडेड तो नहीं है, जितनी होनी चाहिए उतनी है कि नहीं है। तो यहाँ से आप आसानी से निकाल सकते हैं। यदि प्राइमरी का करंट निकालना हो I1 इक्वल टू, तो केवीए रेटिंग ट्रांसफार्मर की कितनी है, मल्टीप्लाई बाई 1000 डिवाइड बाई प्राइमरी का ही वोल्टेज। ऐसे यदि I2 की वैल्यू निकालनी हो तो इसे केवीए ले लेंगे। अब यदि I2 की वैल्यू निकालनी हो, I2 की वैल्यू, तो ये केवीए हो जाएगा, ये केवीए बन जाएगा, जितना केवीए हो केवीए मल्टीप्लाई बाई 1000, ये 1000 है सेकेंडरी का वोल्टेज। यदि सेकेंडरी का वोल्टेज हमें पता हो तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, सेकेंडरी का करंट भी पता कर सकते हैं। इन केस यदि हमें सेकेंडरी का वोल्टेज नहीं पता हो, प्राइमरी का वोल्टेज पता हो और ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो पता हो, तो वहां से हम क्या करेंगे, आसानी से हम सेकेंडरी का वोल्टेज निकाल लेंगे। और सेकेंडरी का वोल्टेज निकाल के, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का मतलब है दे दे कि जो ट्रांसफार्मर है 33/11 का है या 11/440 वोल्ट का है, 11 के भी ऑब्लिक, ऐसे ही होता है ट्रांसफार्मर की जो वैल्यू होती है, ट्रांसफार्मर की जो रेशियो होती है आसानी से निकाल लेते हैं। जैसे दे देता है 33/11 केवी का ट्रांसफार्मर, 11/440 का ट्रांसफार्मर है, 220/33 का ट्रांसफार्मर है केवी का। तो यहाँ से हम ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो निकाल लेंगे, क्योंकि प्राइमरी का वोल्टेज दिया है, सेकेंडरी का वोल्टेज दिया है, तो वहां से ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो आसानी से निकाल लेंगे। और यदि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो आपको के पता चल गया तो हम प्राइमरी का वोल्टेज दिया होगा तो सेकेंडरी का वोल्टेज निकाल लेंगे, प्राइमरी का नंबर ऑफ टर्न दिया होगा तो सेकेंडरी का नंबर ऑफ टर्न निकाल लेंगे। तो आसानी से हम कैलकुलेट कर लेंगे। ऐसे भी करंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि हम प्राइमरी का करंट कैलकुलेट कर लिए और हमें ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो पता है तो हम वहां से सेकेंडरी का भी करंट निकाल सकते हैं। तो आइए इस पे एक एग्जांपल देखते हैं और एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए एक ट्रांसफार्मर है, एक ट्रांसफार्मर लिया हमने, इसके प्राइमरी में सपोज किया कि वोल्टेज की जो वैल्यू है 1500 वोल्टेज सपोज किया, मान लिया कि जो वोल्टेज है, जो वोल्टेज सप्लाई कर रहा है ये 1500 कर रहे हैं। नंबर ऑफ टर्न जो है N1 250 है, नंबर ऑफ टर्न N1 इक्वल टू 250 मान लिया, N2 इक्वल टू 50 टर्न मान लिया। मींस प्राइमरी में जो टर्नों की संख्या है वो 250 है, सेकेंडरी में जो टर्नों की संख्या है वो 50 है, और प्राइमरी में जो वोल्टेज है वो 1500 वोल्ट है। ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग दिया हो, सपोज करिए कि जो ट्रांसफार्मर है वो 25 केवीए का है, ट्रांसफार्मर 25 केवीए का है, और अब आपसे पूछ रहा है कि सेकेंडरी पे कितना वोल्टेज होगा वो बताइए। मींस सेकेंडरी पे E2 की वैल्यू क्या होगी ये बताइए, E2 की वैल्यू कितनी होगी। अब करंट की वैल्यू पूछ ले कि प्राइमरी पे करंट की वैल्यू क्या होगी, प्राइमरी पे करंट की वैल्यू I1 बताइए। तो कैसे निकालेंगे इन्हें, E2 की वैल्यू I1 की वैल्यू, मींस प्राइमरी पे करंट की वैल्यू कितनी होगी, सेकेंडरी पे वोल्टेज की वैल्यू कितनी होगी। तो यहाँ से अब आप देख सकते हैं आसानी से ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो हम निकाल सकते हैं।
क्योंकि Nt की वैल्यू दे दी है, N1 की वैल्यू दे दी है। तो अभी अभी हमने पढ़ा था N2 बाई N1 इज इक्वल टू E2 बाई E1। N2 बाई N1 इज इक्वल टू E2 बाई E1। N2 की वैल्यू क्या है 50 है, N1 की वैल्यू क्या है 1500 है, E2 की वैल्यू नहीं पता है, कैलकुलेट करना है, और E1 की वैल्यू सॉरी N1 की जो वैल्यू थी 250 थी, 250, और E1 की जो वैल्यू है वो 1500 वोल्ट है। क्योंकि हमने अभी ये E1 इक्वल टू V1 मान लिया है, तो यहाँ से यदि हमें जनरेटेड वोल्टेज निकालना हो, यदि जनरेटेड वोल्टेज निकालना है कि जनरेटेड वोल्टेज E2 पे कितना होगा, तो इसे हम E1 मान सकते हैं कि E1 की वैल्यू है, ये जितना सप्लाई दिया उतना ही यहाँ पे E1 की वैल्यू भी हुई। सपोज करिए आइडियल ट्रांसफार्मर है, फिर यहाँ से V2 की वैल्यू यदि पूछता तो उसके लिए केस अलग होता थोड़ा सा। ये यहाँ पे हम V1 बाई V2 बाई V1 ले लेते। E2 की वैल्यू यदि हमें निकालनी हो तो E2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, E2 की वैल्यू 50 मल्टीप्लाइड बाई 1500 बटे 250, यहाँ से कितनी बार में 5 बार में, और 5 या 15 मीन्स 300 वोल्ट। देखिए यहाँ से आसानी से निकल जाएगा कि जो सेकेंडरी पे वोल्टेज इंड्यूस होगा वो 300 वोल्ट होगा यदि प्राइमरी पे इंड्यूस वोल्टेज 1500 है। यदि प्राइमरी पे इंड्यूस वोल्टेज 1500 है तो जो सेकेंडरी पे इंड्यूस वोल्टेज होगा वो 300 होगा। इसे हम ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो द्वारा भी निकाल सकते थे। यदि के की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से, के इज इक्वल टू कितना हो जाता, के इज इक्वल टू होता N2 बाई N1, N2 की वैल्यू 50 बटे 250, तो 1/5 आ जाता, के की वैल्यू 1/5 आता, और फिर E2 बटे E1 E2 की वैल्यू हमें निकालनी थी, E1 की वैल्यू नोन था 1500, और ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो 1/5 था। तो यहाँ से E2 की वैल्यू जब निकालते हैं, E2 की वैल्यू 1/5 मल्टीप्लाइड बाई 1500, तो यहाँ से भी 300 ही आ जाता। तो यहाँ से भी निकाल लेते कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो यदि दिया होता, सपोज करिए कि नंबर ऑफ टर्न नहीं दिया होता कि नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी में इतने, नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी में इतने, केवल और केवल लिख दिया होता कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो 1/5 है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो 1/5 है, तो वोल्टेज सेकेंडरी पे कितना इंड्यूस होगा। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न ना दिया होता तो हम ऐसे निकाल लेते, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो केवल दिया होता तो वहां से कैलकुलेट कर लेते। अब यदि हमें प्राइमरी पे करंट ज्ञात करनी है कि प्राइमरी पे करंट कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे, I1 यदि निकालना हो कि I1 की वैल्यू क्या होगी, केवीए ट्रांसफार्मर का केवीए दिया है 25 केवीए 25 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 3 डिवाइड बाई वोल्टेज कितना है, केवीए लिखा है, यहाँ पे वीए नहीं लिखा है, केवीए लिखा है, तो हम केवल 25 लिखेंगे और मल्टीप्लाइड बाई 1000। V1 की वैल्यू कितनी है 1500, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 25 छक्का 150 बटे 60। तो यहाँ से ये जितना भी एम्पियर आ जाएगा 1000/7 और इसको काटेंगे तो 6 का नम 6 4 40 हो जाएगा, 6 4 36 16.66 एम्पियर। ये जो I1 की वैल्यू आएगी, I1 की वैल्यू प्राइमरी में जो करंट की वैल्यू आएगी वो लगभग 16.6 एम्पियर के करीब आएगा। ठीक है, यहाँ से हम I1 की वैल्यू करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब यदि I1 की वैल्यू निकाल दिए, प्राइमरी में करंट की वैल्यू निकाल दिए, यदि हमें सेकेंडरी में करंट की वैल्यू निकालनी हो और नंबर ऑफ टर्न या फिर ट्रांसफार्मर रेशियो ज्ञात हो तो वहां से आसानी से निकाल सकते हैं कि I1 बाई I2 इज इक्वल टू के। यदि हमें I1 की वैल्यू ज्ञात है तो I2 की वैल्यू आसानी से निकाल लेंगे। I1 अब I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I2 इज इक्वल टू I1 बाई के से हम आसानी से निकाल लेंगे। यदि I2 की वैल्यू यहाँ पर निकालनी होती तो कैसे निकालते, क्योंकि K की वैल्यू हमें पता थी 1/5, K की वैल्यू हमें पता है 1/5, I1 की वैल्यू 16.6 बटे K की वैल्यू 1/5, इसके नीचे कुछ नहीं है, यहाँ से सीधे गुणा कर देते तो
16.6 मल्टीप्लाइड बाई 5, 16 × 5 = 80, 6 × 25 = 30, तो 80.30 एम्पियर। लगभग I2 की जो वैल्यू आ जाती है 80 एम्पियर आती है, 80.30 एम्पियर यहाँ से निकाल आती है I2 की वैल्यू। तो यदि हमें ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो पता हो, प्राइमरी पे वोल्टेज या सेकेंडरी पे वोल्टेज पता हो, तो हम कहीं से भी करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। करंट की वैल्यू क्या होगी, फिर वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, सारी चीजें निकाल सकते हैं इस फार्मूले से। तो ये फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी छोटे छोटे न्यूमेरिकल इसके पूछे जाते हैं आपके एग्जामों में, और जिनको नहीं पता होता वो नहीं कर पाते हैं। तो इसे समझिएगा, आप इस फार्मूले पे 2-4 न्यूमेरिकल करिएगा, वहां से आपको सारी चीजें बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगी कि कैसे टर्म, यदि नंबर ऑफ टर्म दिया हो, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो दिया हो, प्राइमरी में दिया हो वोल्टेज, सेकेंडरी में वोल्टेज दिया, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। इसके आगे हम नो लोड पे आइडियल ट्रांसफार्मर का फेजर डायग्राम देखेंगे और प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का भी फेजर डायग्राम नो लोड पे ही देखेंगे। आज का वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए सारे वीडियो को। एक भी वीडियो आप स्किप मत करिएगा, सारे वीडियो कंटिन्यू आपको मिलते रहेंगे। पर डे आपको एक एक लेक्चर मिलेंगे, लेक्चर देखिएगा, उसके बाद आप न्यूमेरिकल्स करिएगा। एक एक दिन हम न्यूमेरिकल का सेशन रखेंगे, बीच बीच में थोड़ा सा अभी पढ़ा लें, जो बेसिक चीजें आप जान जाए, तो हम न्यूमेरिकल का सेशन रखेंगे और ऑब्जेक्टिव भी करेंगे। जो भी क्वेश्चंस बनते हैं इस पे ऑब्जेक्टिव के, उन ऑब्जेक्टिव को करते चलेंगे। तो ठीक है, आज के वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।